हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं रिव्यू ऑफिसर मॉर्निंग में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सुबह सुबह, और शाम को हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस अपर, जहां पर हम लोग मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। तो जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे कूदते फांदते आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन जो आपके बगल में घंटी बज रही होगी उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, जो बार बार आप कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, उसका कारण है कि आपने बेल आइकॉन पे प्रेस नहीं किया हुआ है, वो कर ले तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत अब आपको आज से करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको आज से मिलेंगे। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी से ही जनरली करंट अफेयर पूछा जाएगा। 6 महीने का मैक्सिमम आता है, उसी को देखना है। साल भर के वीडियो पढ़ के दिमाग नहीं खराब करना है। जब एक बार 6 महीने का कवर कर देंगे तो किसी एक दिन पिछले 2-3 महीनों का और दे देंगे ताकि उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लगता आ सकते हैं वो और कवर हो जाएं। तो 5-5 क्वेश्चन आज डेली आया करेंगे प्रीलिम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत। करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे प्रीलिम बूस्टर में, वहाँ पे करंट अफेयर के 5-5 क्वेश्चन दिया करेंगे बस। आर ओ में उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, प्री के लिए उतने उतना पढ़ना है बस। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत सुबह मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जनरली 9 से 10 के बीच में एक लेक्चर आता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, और शाम को 7 से 8 पीएम के बीच में पीसीएस अपर के लिए एक लेक्चर आता है। तो आप ये दोनों लेक्चर ही देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन हाँ, आर ओ में भी इंडियन पॉलिटी खत्म होने के बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ब्रीफ में जानेंगे, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है इसकी चर्चा कर ले। उससे पहले अगर आप जय हो स्टडी के पीडीएफ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो पीसीएस प्री कम मेंस का टेलीग्राम ग्रुप हो, और चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर प्री कम मेंस का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि सर क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जीएस 1 2 3 4 के पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसको आपको आसानी रहेगी। जो लोग पीसीएस का मेंस देंगे या रिव्यू ऑफिसर का मेंस देंगे, अभी से ही लगेंगे तभी आगे जाके बढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लंबी लड़ाई है, धैर्य के साथ लड़ना पड़ेगा। तो आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया है तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोगों ने प्रियम्बल, प्रस्तावना कर लिया है। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें प्रस्तावना। इसके अलावा हम लोगों ने प्रेसिडेंट कर लिया है, राष्ट्रपति कर लिया है। राष्ट्रपति के अंतर्गत हम लोगों ने उसकी विधायकी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, इसके अलावा इमरजेंसी पावर, तो हम लोगों ने इमरजेंसी चैप्टर भी खत्म कर दिया है। ठीक है, इमरजेंसी चैप्टर भी खत्म कर दिया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास थी जहां पर हम लोगों ने जितना भी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे सब पढ़ लिए थे। एक फैक्ट बचा हुआ है इसका, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं तब बताऊंगा जब मैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की विशेष शक्ति पढ़ूंगा तब। इसके बाद हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट किया, जहां पर हम लोगों ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 देखा, और जहां पर ये जाना कि 15% का जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है कि हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लोकसभा के कुल संख्या का 15% ही हो सकता है। ऐसे हम लोगों ने चर्चा कर ली। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर राज्य में कितने हो सकते हैं, तो अभी हमने राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, जब हम स्टेट की एग्जीक्यूटिव कर रहे होंगे, अभी हम लोग सेंट्रल मतलब केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका में, मैंने आपको बताया ना केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन है, अगले पेज पे जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन है, तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल। तो मैंने अभी तक आपको जो कराया है वो केंद्र की कार्यपालिका कराई है, राज्य की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये आज बताएंगे, और कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बातें करेंगे जो पिछली क्लास में रह गई। अब जब मैं आपको स्टेट का एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा, राज्य की कार्यपालिका पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पर चर्चा कर रहा हूँ। वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको गवर्नर, उसके बाद पढ़ाऊंगा चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
और फिर पढ़ाऊंगा एडवोकेट जनरल। तो जब मैं वहां पे यहाँ पे ये टॉपिक उठा रहा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% का कॉन्सेप्ट चलता है या नहीं चलता है। क्या ऐसा तो नहीं 15% तो एक लिखा ही हुआ है कि हाँ इतना होना चाहिए, लेकिन क्या कोई मिनिमम स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है कि हाँ कोई मिनिमम स्ट्रेंथ तो नहीं लिखी है इस राज्य में कि हाँ इतना तो होना चाहिए, मिनिमम कम से कम इतने मंत्री तो होने चाहिए आपके राज्य की मंत्रिपरिषद में। या फिर यूटी में कुछ और नया तो नहीं है, तो जब यूटी पढ़ेंगे तो यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप आगे आगे ना चले, साथ साथ चले तो आपको फायदा रहेगा। ये मेरा कहने का, इतनी कहानी खींचने का मतलब ये था। तो आज प्राइम मिनिस्टर के कुछ वो पॉइंट जो मैंने पिछली क्लास में नहीं कराए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पर मैंने मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण आर्टिकल 74, 75 और 78 की बात, कम्युनिकेशन चैनल आर्टिकल, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। जैसे जैसे चल रही क्लास वैसे चलेंगे तो आपको फायदा रहेगा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पीएम के बारे में पहला तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। बस शर्त ये है कि उसे 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री बन जाए वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर होना पड़ेगा अपने अपॉइंटमेंट होने के बाद। पहले से है बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपॉइंटमेंट उसे होना पड़ेगा अपने प्रधानमंत्री बनने के बनते। कोई भी व्यक्ति अगर बन रहा है, चाय वाला बन गया, नहीं तो कोई और बन गए, ठेले वाले बन गए, या हम बन गए, कोई भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। उसकी शर्त यही है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कोई बीजेपी वाले मुझे अपना लीडर बना दें कि हाँ ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो मुझे बस एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपॉइंटमेंट होने के बाद 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन, चाहे तो निम्न सदन और चाहे तो उच्च सदन का, 6 माह के अंदर मेंबर बनना ही पड़ेगा। तो अब क्या मैं आपको ये बताऊं कि मिनिमम एज कितनी चाहिए होती प्राइम मिनिस्टर के लिए? क्या ये बताना जरूरी है? अगर आपने पॉलिटी को हल्के से भी समझा हुआ है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मजबूरी मतलब थोड़ा सा टफ हो सकता है कि मिनिमम एज तो अभी भी नहीं बताई। उनके लिए टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अभी तक आपको संसद वाला चैप्टर, पार्लियामेंट का चैप्टर नहीं पढ़ाया। जिस दिन मैं आपको संसद का चैप्टर पढ़ा दूंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ देखो भैया, लोकसभा में मेंबर बनना है तो 25 साल, और अगर राज्यसभा में मेंबर बनना है तो 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। तो क्या अभी आपको ये मैं बता चुका कि निम्न सदन के लिए 25 साल की एक मिनिमम एज चाहिए और उच्च सदन के लिए आपको 30 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम एज चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रधानमंत्री कम से कम कितनी उम्र का हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ 25 साल तो उसने एज कंप्लीट कर ली हो। तो अब ये तो डाउट खत्म हो गया, तो सोचना ही नहीं। नंबर टू, जैसा कि मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा, जो लीडर पार्टी का, जो पार्टी जीत के आएगी उसका जो लीडर होगा, उसको राष्ट्रपति पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देता है। उसके बाद उससे कहता है कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो। ठीक है, मेजोरिटी प्रूव करो, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जनरली उसके लीडर को ही प्रेसिडेंट कॉल करता है कि भैया आओ अपनी सरकार बनाओ, और एक बार जब आपकी सरकार बन जाए तो आप अपना मेजोरिटी को संसद के पटल पे रखो, प्रूव करो कि हाँ आपके पास वो बहुमत है जिसके आधार पर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। ठीक। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कई लोग कह देंगे सर 5 साल। देखो ध्यान रखिए, देखिए सामान्यतः, इन जनरल, जब मैं सामान्यतः बोलता हूँ, इन जनरल सामान्यतः 5 साल है, लेकिन वास्तविकता में इनका कोई टेन्योर डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड टेन्योर नहीं है कि हाँ 5 साल बोलिए तो 5 साल तक रहेंगे। क्यों नहीं डिसाइड है? कि आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर तब तक प्रधानमंत्री रहने की क्षमता, कैपेबिलिटी रखता है जब तक उसके पास मेजोरिटी, बहुमत है। मेजोरिटी नहीं है तो कहाँ से प्राइम मिनिस्टर रह लोगे? मेजोरिटी नहीं है इसका मतलब सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बचेंगे? समझ रहे हैं इस चीज को? वास्तविकता में लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कहता है कि भंग कर दो, हमारे पास अब बहुमत नहीं बचा या हमारा टेन्योर कंप्लीट हो चुका, 5 साल होगा अब चुनाव होने। ठीक है, तो याद रखिए टेन्योर फिक्स्ड नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। टेन्योर, कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल उसका वो है जब तक उसके पास बहुमत है तब तक
सरकार रहेगी, बहुमत खत्म तो सरकार नहीं बचने वाली। ठीक। प्राइम मिनिस्टर के बारे में और एक बात आपको याद रखनी है, मुख्य बिंदु ये याद रखना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसने अगर रिजाइन कर दिया, या फिर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो पदाधिकारी हैं उनकी डेथ हो गई, इस दशा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सस्पेंड हो जाएगी। ठीक, मतलब उसको वापस से एक राष्ट्रपति नया अपने डिस्कशन, अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। पर्सनल डिस्कशन है, व्यक्तिगत विवेक है उसका प्रयोग करते हुए जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मान लीजिए अगर बना दिया गया तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर जब नियुक्त हो जाएगा तो वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से बनाएगा बैठ के। ठीक, कल ही मैं आपको बता चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 75 जिसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये जो सिंगल लाइन के डाउट जो आ जाते हैं कभी कभी, वो कम से कम आपके दूर हो गए। जो क्वेश्चन अगर प्रधानमंत्री का घुमा घूम के कहीं से पूछेगा तो आप यहाँ से ये कर ले जाएंगे कम से कम, हाँ ये यहाँ तक इतना हो गया मुझसे। ठीक, अच्छा एक और बात, प्राइम मिनिस्टर कई सारी बॉडीज, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कई सारी बॉडीज का चेयरमैन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। अब इसमें कुछ ऐसी बॉडी हैं जिनका मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा, तो आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक, नीति आयोग, इसका क्या हिंदी बताना है, तो नीति आयोग ही है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आ गया। नंबर 2, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन, इसका भी जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। नंबर 3, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इसका भी चेयरमैन मतलब हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो ये निर्णय करेंगे कि न्यूक्लियर हमला करना है या नहीं, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी जो चेयरमैन होता है, हेड होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका हेड भी प्राइम मिनिस्टर होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो बजट के अंतर्गत जितने भी एलोकेशंस होते हैं कि मनरेगा में इतना पैसा जाना है, इसमें इतना पैसा लगना है, इसमें इतना पैसा, वो सब इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। देखते जाइएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जो पद होते हैं ऊंचे, उनका नियुक्ति के लिए यही संस्तुति देंगे, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कुछ रह गया अभी? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद, जो कि आर्टिकल 263 में दी हुई है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल का, लेकिन इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। मैंने जितनी आपको अभी तक बॉडी बता दी हैं, इनके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, इनके जो अध्यक्ष होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सारी बॉडीज आ चुकी हैं। अभी भी किसी भी दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रख देगा कि इनमें से किसका किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, लिख देगा नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में ये, फिर लिख देगा ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी ओनली 3, ऐसा करके पूछेगा। तो ये सारी अगर चीजें आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा कि किसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, चलिए आगे। प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक और आखिरी पॉइंट जनरली जो याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन रखना चाहिए, मैंने जैसा कि बोला, जब मैंने आपसे बोला था कि कोई भी मेंबर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, और शर्त यह है कि उसे किसी भी सदन में 6 माह के अंदर एक सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, किसी भी एक सदन की। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया, अगर आपसे स्टेटमेंट में लिख दे कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होना चाहिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला किसी भी सदन की सदस्यता मेंबरशिप ग्रहण कर ले तो वो भारत का प्रधानमंत्री तो बना ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे 2-3 लोगों के नाम हमेशा लिए जाते हैं जो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भारत के प्रधानमंत्री थे,
तो उनका नाम जनरली बोलते हैं इंदिरा गांधी हो गया, मनमोहन सिंह हो गया, HD देवगौड़ा हो गया। ये 2-3 नाम याद रखिए तो आपको याद, ताकि आपको याद रहे। ठीक। कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो कौन कौन थे? MNC BPH, ये है मोरारजी देसाई। ठीक। मोदी भाई, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी। चौधरी चरण सिंह, ठीक, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव और HD देवगौड़ा। ठीक, ये सब लोग अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर थे और बाद में भारत देश के प्रधानमंत्री भी बने। नरेंद्र मोदी जी तो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। तो इनके नाम याद रखिए, MNC BPH, 5-6 नाम। कभी पूछ देगा इनमें से कौन वह थे जो भारत में अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए, ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। अगर ये आपको नाम याद है तो आप संख्या वंख्या सब गिन लेंगे। ठीक है, 6 हैं। अब आता है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। बहुत सिंपल चैप्टर। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि ही इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है भारत का ये। दूसरा ये कि पहले जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था MC सीतलवाड़, ये याद रखना है। तीसरा, ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। कौन से? पहला आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, दूसरा अनुच्छेद 88 और तीसरा अनुच्छेद 105। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को जनरली 76 बोल के लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है। आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 105। 76 अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 बोल रहा है। 88 कहता है कि उसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो मतलब पार्लियामेंट में बैठे मेंबर्स को मिलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में अटॉर्नी जनरल के अधिकार आर्टिकल 88 में लिखे हुए कि हाँ, जैसी मिनिस्टर को, जैसी पार्लियामेंट के मेंबर को प्रिविलेजेस मिली हुई है, वैसी ही अटॉर्नी जनरल को प्रिविलेज मिलेगी। ठीक है। दो यद्यपि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी उसको संसद के सदस्यों के समान प्रिविलेज विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक, याद रखिए आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। मतलब आर्टिकल 88 में उसके राइट्स लिखे हैं, ये नहीं लिखा है कि उसको विशेषाधिकार दिए। आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, पार्लियामेंट में बैठता तो क्या ही कर सकता है। आर्टिकल 105 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में उसकी प्रिविलेजेस विशेषाधिकार लिखे हुए हैं। आर्टिकल 105 में उसके विशेषाधिकार लिखे हैं कि उसको क्या क्या विशेषाधिकार, क्या क्या उसको प्रिविलेजेस मिली हुई है, ये आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और इसको आपस में मैच मत कर देना। मैंने बोला कुछ और है, आप कुछ और समझ के उसको मैच कर जाओ कि अजय 88 115 तो दोनों चीज बताती है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका बेसिक कि कौन नियुक्ति करता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, इसको देख लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट तो कम से कम आपको याद रखने हैं। तीन पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। अटॉर्नी जनरल का बेसिक देख लें। पहला बेसिक, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो डैश 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 P, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। रिमूवल कौन करेगा? डिश प्रेसिडेंट। ठीक। सैलरी तो हम कहेंगे डिसाइडेड बाई, जिनने नियुक्त किया, प्रेसिडेंट ना। क्वालिफिकेशन, कौन सी योग्यता रखोगे भैया जो भारत के महान्यायवादी बन सकते हो, बताओ। तो मैं कहूंगा क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखेगा, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता भी रखेगा। तो आप कहेंगे अधूरा ज्ञान, क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं क्या हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी योग्यता कि उसने किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसकी जज के रूप में नियुक्ति रही हो। ठीक। अथवा ये अथवा चलेगा, अथवा
उसने 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में नौकरी की हो, वकील रहा हो 10 साल तक, अथवा अथवा वह राष्ट्रपति की निगाह में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ही शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। वह राष्ट्रपति की निगाह में एक अच्छा ज्यूरिस्ट, अगर एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, न्यायवादी है, तो उन दशाओं में वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, और यही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। इसका मतलब भारत की महान्यायवादी बनने की योग्यताएं क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, 5 साल तक हाईकोर्ट का जज रहा हो, 10 साल तक हाईकोर्ट में एडवोकेट रहा हो, अथवा वह राष्ट्रपति की निगाह में एक अच्छा न्यायवादी हो। इन सारी कंडीशंस में वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। चल नेक्स्ट क्या? अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी, टेन्योर, कार्यकाल। टेन्योर क्या बोलूंगा? जो लिखा है वो यही लिखा है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। हाँ, इन जनरल 3 ईयर ऐसा लिख रहे हैं, इन जनरल सामान्यतः, लेकिन आपको ये रखना है टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आपको रखना है 3 साल के भाड़ में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। हाँ, कन्वेंशन ये कहती है, कन्वेंशन ये कहती है, जनरली सामान्यतः ये कन्वेंशन कहती है कि अटॉर्नी जनरल जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का जो महान्यायवादी है, वह भारत का महान्यायवादी कब तक रहेगा? तो कन्वेंशन ये कहती है कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट कर रही होगी तब तक ही वह भारत का महान्यायवादी रहेगा। एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है तो अटॉर्नी जनरल भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तविकता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एड एंड एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को इस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए। ठीक, इसलिए याद रखिए टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। पीसीएस जब भी क्वेश्चन देगा तो आपसे टेन्योर इस तरीके से नहीं देगा, पूछेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल। यूपीएससी भी ऐसा नहीं करता। हाँ, छोटे एग्जाम जब रहते हैं वो ऐसा कर देते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल नन, तब आपको वहां सोचना पड़ता है। वरना जनरली इसका आंसर है टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और जनरली सामान्यतः कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो त्यागपत्र अपना तब देता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है। ठीक, कई जगह पे आपको 3 साल भी मिलेगा। चले नेक्स्ट, क्या बच गया? आर्टिकल। एक और चीज बता दी जाए, कुछ अदर नोट में याद रख लीजिए, कुछ और फैक्ट्स अटॉर्नी जनरल के संबंध में याद रखिए। पहला ये कि उसके पास विशेषाधिकार, मतलब उसके पास जो अधिकार हैं, राइट्स हैं संसद के अंदर बैठ के, वो ये कि वह उससे संसद के अंदर बोलने का अधिकार है, स्पीक। ठीक, वहां पर बैठने का अधिकार है, वहां बैठ सकता है, अपने व्यू दे सकता है, विचार दे सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? तो वह वोट रखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार संसद के अंदर नहीं रखता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता। सिंपल सी बात है, तभी तो वोट नहीं दे पाएगा। 2, वह किसी भी संसद की समिति, कमेटी जो बनती है उनका मेंबर हो सकता है। अगर उसे उस कमेटी का मेंबर बनाया गया तो उस कमेटी में वो बैठेगा, जाके वहां अपने विचार देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वोट नहीं कर पाएगा। फिर से वही बात। ठीक, नंबर 3, भारत के किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो हियरिंग को सुन सकता है, वहां बैठ सकता है, उसको अधिकार है। ठीक है। नंबर 4, उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जाता। अगर वो अपनी निजी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने से डिबार नहीं किया जाएगा। ठीक है, रोका नहीं जाता उसको कि हाँ आप नहीं करो प्रोग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट याद रखिए कि इसको असिस्ट करने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट भी बनाई गई है, सॉलिसिटर जनरल की। तो आपको याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल जब मैं बोलूंगा तो चाहे तो मैं बोलूँ सॉलिसिटर जनरल और चाहे मैं बोलूँ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो आपको याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल यह कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। इसलिए संवैधानिक, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 76 सिर्फ और सिर्फ भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, इसी की चर्चा करता है। वह सॉलिसिटर नाम के किसी भी पद का वर्णन नहीं करता। ये तो बना दिया गया असिस्ट करने के लिए, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए। तो याद रखिए, आपसे पूछ लें इनमें से कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है, तो सॉलिसिटर जनरल कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक, इतना ही आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के पूछता रहता है, यहीं से आएगा। बाकी
अगर आपने सोलिसिटर जनरल को सही से जान लिया तो आप एडवोकेट जनरल जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसे समझने में परेशान नहीं होंगे, वो भी आसानी से आप जान जाएंगे। ठीक, तो हमारा चैप्टर अटॉर्नी जनरल खत्म। हमारी केंद्र की कार्यपालिका खत्म हो चुकी है। हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल खत्म कर दिया है। अब हम कल पढ़ेंगे स्टेट का एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट का राज्य की मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल। मेरे ख्याल से ये मुश्किल से मुश्किल कल ही मैं खत्म कर दूंगा ये चारों चीजें, या मैं 3 चीजें कल खत्म कर दूंगा। एक चीज गवर्नर मैं परसों पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट, मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस में पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा 30-30 मिनट की। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल राइट, 1-2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं 30 मिनट की बताऊंगा तो 20 क्लासेस तक जाएंगी और आपका पॉलिटी पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको फायदा है। ये आखिरी स्लाइड नहीं थी क्या? अच्छा ओके, मैं आखिरी स्लाइड ढूंढ रहा था। पेड कोर्स के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की जितनी लिंक हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। इसके अलावा टेलीग्राम जय हो स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर शेयर होता रहता है वीडियो। इसके अलावा मेरा अपना प्रियांशु दुबे का टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।